मुझे लगता है कि हम अभी शुरू कर सकते हैं। तो सभी का स्वागत है। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। बुधवार के इस खुले वेबिनार में शामिल होने के लिए धन्यवाद। आज हमारे पास वन हेल्थ सीरीज पर तीसरा वेबिनार है और यह है स्वास्थ्य के एक दृष्टिकोण के जरिए समुदाय में महामारी और महामारी को रोकने के बारे में। मेजबान WHO 20 द्वारा किया गया। मैं सुप्रिया बावा हूँ और मैं टीम लीड हूँ। WHO EPI और इस टीम में साथ काम करने से मेरे सहयोगी भी हैं। आप में से जो EPI में नए हैं उनके लिए, जब यह WHO है, महामारी विज्ञान और ज्ञान के लिए सूचना नेटवर्क, वेबिनार और उससे जुड़े अपडेट में इन EPI के साथ अनुवाद और स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियाँ, जिसे हम डाइजेस्ट कहते हैं। हमारा लक्ष्य विज्ञान का अनुवाद करके उसे सुलभ बनाना है, समझने योग्य और लोगों के लिए प्रासंगिक। सबूत के तौर पर अभिनय करें, जानकार तरीके और सबूत के आधार पर निर्णय लेने के तरीके। स्वास्थ्य में आपातकालीन तैयारियां और प्रतिक्रिया। आज हमारे पास स्पीकर्स का एक बड़ा पैनल है। मैं आपको संक्षिप्त परिचय दूंगा। हमारे पास डॉ. सिल्वी ब्रायन, WHO में महामारी और महामारी की तैयारी की रोकथाम के निदेशक, वह शुरुआती टिप्पणियां देंगी। फिर हमारे पास डॉ. पेट्रा कोरी, IFRC में निर्देशक। हमारे पास याह्या दिसू है। नाइजीरिया में जोखिम संचार और सामुदायिक सहभागिता का प्रमुख कौन है? CDC हमारे पास सुश्री है, एरिका मार्सी। मुझे उम्मीद है मैंने आपके नाम का सही उच्चारण किया है। यह मेक्सिको से आते हैं, दुनिया के कुछ हिस्से और अलग-अलग फ्रेंडशिप NGO से रूला खान। अलग अलग दृष्टिकोण देना और सभी स्पीकरों के साथ इस पैनल को मॉडरेट करना है। डॉ. मारिया वैन केरखोव। इससे पहले कि मैं सिल्वी को शुरुआती टिप्पणी देने के लिए आमंत्रित करूं, बस कुछ झटपट हाउसकीपिंग। इस वेबिनार को इवेंट पर लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है, YouTube चैनल। इसे रिकॉर्ड किया जा रहा है और उसके बाद रिकॉर्डिंग हमारी वेबसाइट से उपलब्ध हो जाएगी और पता चैट पर दिया जाएगा। असल में यह अभी बातचीत पर है। व्याख्या आज उपलब्ध है। फ्रेंच में हमारे बेहतरीन दुभाषियों के साथ हमारी मानवीय व्याख्या होती है। स्पेनिश, पुर्तगाली और अरबी। हमारे पास एक संबंधित व्याख्या रूसी में, हिंदी और बंगाली। तो अरुणा फ्रेंडशिप से बांग्लादेश में NGO। मुझे उम्मीद है कि आपके देश के लोग अपनी भाषा में सुन सकेंगे। हम आपको अपना नाम पोस्ट करने के लिए आमंत्रित करते हैं। चैट में जगह और संगठन। हमें यह जानना अच्छा लगता है कि आप कहां से हैं और यह देखना हमारे लिए बहुत अच्छा है कि यह पूरी दुनिया तक पहुंचता है। कृपया प्रश्नोत्तर में कोई भी प्रश्न जोड़े जो आपके मन में हो, बातचीत के दौरान नहीं, क्योंकि यह कभी कभी बातचीत में खो सकता है और हमारे स्पीकर और सहकर्मी जवाब दे सकते हैं, साथ ही प्रश्नोत्तर बातचीत में भी। और बिना किसी देरी के मैं फिशर डॉक्टर को सौंप दूंगा। सिल्वी ब्रायन, स्वागत भाषण और सेटिंग के लिए सीन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। सिल्वी आपको सौंप देता है। बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रिया और गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग। प्रतिभागियों की बढ़ती संख्या को देखकर मुझे सचमुच खुशी हुई। आज यहाँ जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने लगातार गहरी दिलचस्पी दिखाई है एक स्वास्थ्य की अवधारणा के बारे में। जैसा कि आप में से कई लोग जानते हैं, हमारी राय में वेबिनार सीरीज में लगातार मानव के जटिल चौराहे पर उभरती बीमारियों के क्षेत्र में बस गए थे, जानवरों और पर्यावरण संबंधी स्वास्थ्य। पिछले मई में हमारी वन हेल्थ सीरीज के लॉन्च के साथ हमारा उद्देश्य दुनिया के महत्वपूर्ण पहलुओं को पूरी तरह से खोजना और उनका पता लगाना रहा है। स्वास्थ्य के लिए दृष्टिकोण। आज हम यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या से निपटने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिसमें महामारी और महामारी की रोकथाम शामिल है। हमारे समुदाय पूरी दुनिया के स्वास्थ्य दृष्टिकोण के चश्मे से। जब मुझे इस विषय को पेश करने का काम सौंपा गया था, मेरा मन तुरंत पश्चिम में इबोला प्रकोप रिस्पांस की ओर वापस भटक गया। अफ्रीका लगभग एक दशक पहले। इबोला एक जूनोटिक रोग जो जंगली जानवरों के जरिए इंसानों में फैलता है। चमगादड़ या बंदर जैसे जानवर आमतौर पर दूर दराज के गांवों में अपनी भयावह यात्रा शुरू करता है।
जहां लोग संक्रमित जंगली जानवरों के नजदीक संपर्क में होते हैं। प्रकोप अक्सर अंदर असामान्य मौतों के एक समूह के साथ शुरू होते हैं। ये समुदाय जैसे बुखार, इंसानों में यह बीमारी अजीब लगने वाले लक्षणों से शुरू होती है। सिरदर्द लेकिन तेजी से उल्टी होने लगती है। दस्त और गुस्सा। इसके बाद यह रक्तस्राव के सीधे संपर्क में आने से दूसरे मनुष्यों में फैल गया। संक्रमित व्यक्ति के अंग या अन्य शारीरिक तरल पदार्थ, चाहे वे अभी जीवित हैं या मर चुके हैं। इस स्तर पर दो महत्वपूर्ण पहलू प्रकाश में आते हैं। सबसे पहले हमारे स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारी और परिवार के सदस्य जो शुरू में मरीज के पास जाएं, मरीज को संक्रमण होने का ज्यादा खतरा हो, खासकर तब जब उनमें जागरूकता की कमी हो या व्यक्तिगत लोगों तक पहुंच न हो। सुरक्षा उपकरण या पीपीई। दूसरा, और शायद हैरानी की बात है, मृतक के पास संक्रामक खतरा है और उनके अंतिम संस्कार की कुछ प्रथाएं अनजाने में किसी समुदाय के भीतर संक्रमण को बढ़ा सकता है। मैं इन दो पहलुओं पर जोर देता हूं ताकि यह पता चल सके कि कुछ अलग अलग मामले कैसे बर्फबारी कर सकते हैं। एक व्यापक प्रकोप और अंततः एक महामारी का रूप ले लिया, लेकिन उम्मीद है कि हम ऐसी त्रासदियों को उलझाकर रोक सकते हैं, एक ही स्वास्थ्य दृष्टिकोण के जरिए समुदाय के साथ। इसका मतलब है समुदायों को उनके जोखिमों से निपटने के लिए सशक्त बनाना, जंगली जानवरों में प्रकोप का पता लगाना और संक्रमित जानवरों के साथ जोखिम भरे संपर्क से बचें। इसके अलावा हम इन समुदायों के साथ मिलकर उनका जल्द पता लगा सकते हैं। मानवीय मामलों में से दोनों की सुरक्षा के लिए एहतियाती उपायों की अनुमति देना, स्थानीय स्वास्थ्य सुविधाओं में परिवार के सदस्य और स्वास्थ्य कर्मी जो अन्यथा ट्रांसमिशन के लिए हॉटस्पॉट बन सकते हैं, दूषित उपकरणों की वजह से। उदाहरण के लिए हम समुदायों के साथ बेहतर तरीके से मिलकर काम कर सकते हैं ताकि सुरक्षित और गरिमापूर्ण दफन प्रथाएं विकसित की जा सके। संक्रमण के जोखिम को कम करते हुए स्थानीय सांस्कृतिक परंपराओं का सम्मान करें। विस्तृत परिवारों और दोस्तों के बीच। मुझे अंगोला में मोबाइल के प्रकोप से हुई प्रतिक्रिया के दौरान हुई एक घटना याद है, जहां परिवारों ने सामान को सुरक्षित रूप से संभालने में सहायता की। बीमारी के मरीजों की, भले ही उन्हें ताबूतों में रखा गया था, सुरक्षित दफनाने के लिए ऐसा तरीका अन्य बीमारियों पर भी लागू होता है, जैसे प्लेग या हैजा। जरूरी बात है समुदायों के साथ चल रहे वास्तविक संवाद की स्थापना सर्वोपरि है। उन्हें ऐसी जानकारी देना जिससे वे सक्षम हो जोखिम प्रबंधन करने के लिए और प्रकोप के दौरान उनकी सहायता करना हमारे समाधान को तैयार करने के लिए जरूरी है। अपनी खास परिस्थितियों के लिए काम करते हैं और स्रोत पर प्रकोपों को रोकते हैं। मुझे इस बात पर जोर देना होगा कि स्वास्थ्य का एकमात्र तरीका समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये समुदाय रहते हैं और ऐसे समाधान ढूंढते हैं जो न केवल सुरक्षा के लिए होते हैं, न सिर्फ उनके स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, लेकिन उनके जीवन के व्यापक पहलू का भी सम्मान करते हैं। यह मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि टॉप डाउन नजदीक आता है अक्सर विदेशी उत्तरदाताओं की विशेषता होती है, जो डराने वाले पीपी जैसा दिखता है, जैसे स्पेससूट प्रतिकूल हो सकता है। इसके बजाय दृष्टिकोण संवाद, सहानुभूति पर आधारित है और विनम्रता से बढ़ावा मिलने की संभावना ज्यादा होती है। समुदाय के जुड़ाव और प्रकोप को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना। स्पिलओवर के विभिन्न ड्राइवरों की ओर से हर स्वास्थ्य आपात स्थिति अनोखी होती है, जानवरों से इंसान तक और प्रवर्धन के असंख्य कारक। ये कारक स्थानीय से राष्ट्रीय स्तर पर बीमारियों को बढ़ावा देते हैं और अंततः वैश्विक स्तर पर। असल में प्रकोप को जल्द से जल्द रोकना संभव है चरणबद्ध तरीके से, समुदाय स्तर के हस्तक्षेप। और यही वजह है कि हम अक्सर इस बात पर जोर देते हैं कि महामारी और महामारी दोनों ही अंदर से शुरू और खत्म होते हैं। हमारे समुदाय मौतों के असामान्य समूहों की रिपोर्टिंग के जरिए शुरू में कई प्रकोप का पता चला। निगरानी प्रणाली जो मानव गठजोड़ पर काम करती है, जानवरों और पर्यावरणीय स्वास्थ्य से शीघ्र पता लगाया जा सकता है। स्रोत पर और समुदायों के भीतर रोकथाम की सुविधा प्रदान करना और आगे बढ़ने से प्रभावी ढंग से रोका जा रहा है।
इसलिए आज हमारा फोकस समाधान रोकथाम के महत्वपूर्ण कार्य के इर्द गिर्द घूमता है। सामुदायिक स्तर पर महामारी और महामारी सभी एक ही स्वास्थ्य दृष्टिकोण के माध्यम से यह वेबिनार में दिखाई देता है, अद्वितीय प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है, जहां हम सामूहिक रूप से एक वैश्विक समुदाय बनाएं और बातचीत के लिए जगह सह बनाएं। इस पैनल में हम कार्यान्वयन के बहुआयामी आयाम के बारे में जानेंगे। सामुदायिक स्तर पर वन हेल्थ, समुदाय की सुरक्षा की जांच करना, शोध करना, वकालत और संचार। हम एक दिलचस्प चर्चा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इस सर्वोपरि विषय पर आपके अंतर्दृष्टिपूर्ण प्रश्नों का इंतजार है। इस अहम बातचीत में शामिल होने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और अब मैं फ्लोर से वापस सुप्रिया के पास जाता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सिल्वी उस ज्ञानवर्धक के लिए। वास्तव में स्वागत योग्य टिप्पणियाँ। एक वैश्विक समुदाय का गठन करना, महामारी और महामारी से निपटने की तैयारी के लिए समुदायों के साथ मिलकर काम करना जरूरी है। अब मैं मारिया से अनुरोध करना चाहता हूं कि अगले सत्र को मॉडरेट करें और वक्ताओं को बोलने के लिए आमंत्रित करें। शुरुआत में आईएफसी से पेट्रा कोरी में काम करने के बारे में कौन बात करेगा? साइलो और अलग अलग तरीकों से काम करने का तरीका। सार्वजनिक स्वास्थ्य के युग में समुदाय तो आप पर खत्म होता है। मारिया धन्यवाद, सुप्रिया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सिल्वी उन शुरुआती टिप्पणियों और असल में इस थीम को इतनी व्यापक रूप से सेट करने वालों के लिए। और बहुत अच्छा, रोकथाम। और आज हम जिन कुछ अहम पहलुओं के बारे में बात करने जा रहे हैं वे इस बारे में है, अगर हम सब अपना काम भी कर रहे हों, हमारे पास इन प्रकोपों को सबसे पहले होने से रोकने का असल अवसर है और नहीं, ये प्रकोप सिर्फ समुदायों में शुरू और खत्म होते हैं। समुदायों के पास असल में ऐसा होने से सबसे पहले रोकने का अवसर होता है और इसलिए यह सहभागिता और संवाद एक तरीका नहीं है। और मुझे लगता है कि हमारे पास दिखाने के लिए दुनिया भर के अलग अलग उदाहरणों में 4 बेहतरीन उदाहरण होंगे। यह कितना जरूरी है और स्वास्थ्य के इस दृष्टिकोण का इस्तेमाल करना कितना जरूरी है, तो मैं इसे डॉक्टर पेट्रा खोरी को दूंगा। पेट्रा, मुझे पता है कि आप पूरे सेमिनार में हमारे साथ नहीं रह सकते, तो हम आपको बोलने देंगे और फिर अगले स्पीकर के पास जाने से पहले हम कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे। पेट्रा, आपके ऊपर। गुड मॉर्निंग सहकर्मी, और हमें बुलाने और इस शानदार जीत को व्यवस्थित करने के लिए धन्यवाद। रेड क्रॉस के स्वयंसेवक के काम को प्रस्तुत करते हुए मुझे खुशी हो रही है। समुदाय के स्तर पर करें फंड वन हेल्थ। तो 2018 से और महामारी से पहले महामारी के लिए तैयारी कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? 7 देशों में आईएफसी, जिनमें 7 रेड क्रॉस सोसाइटी है, और यह महामारी को रोकने के इर्द गिर्द घूम रहा था वन हेल्थ दृष्टिकोण का इस्तेमाल करते हुए जानवरों के स्रोत से। अगली स्लाइड। मेरा धन्यवाद। और इस प्रोग्राम के जरिए हम पिछले 5 सालों में 5,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स को प्रशिक्षित करने में कामयाब रहे हैं, जिन्होंने 1.5 मिलियन घरेलू मुलाकात की और वे 900 से ज्यादा पुष्ट मामलों की पहचान करने में सफल रहे। बीमारियां और प्रकोप को रोकना, वे यह कैसे करते हैं? वे इसे 3 तरीकों से करते हैं। पहला है स्वास्थ्य साक्षरता, जोखिम संचार और सामुदायिक सहभागिता। और मैं देख रहा हूं कि अतिथि वक्ताओं में से एक उस क्षेत्र का विशेषज्ञ है, लेकिन जिस तरह से हम इसे करते हैं वह यह है कि हम इस्तेमाल करते हैं जानकारी देने के लिए सरल भाषा, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, प्रकोप के बारे में स्वास्थ्य संबंधी मूलभूत जानकारी, और हम ऐसा घरेलू मुलाकातों, सामुदायिक बैठकों के जरिए करते हैं। हम समुदायों से प्रमुख नेताओं की भर्ती करते हैं और कभी कभी हम मीडिया, सिनेमा का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे कौन से टूल हैं जो समुदायों तक संवाद करने और उन तक पहुंचने के लिए सबसे अच्छे हैं? दूसरा तरीका जल्दी पता लगाने और जल्दी पता लगाने पर है, और वह 2 तरफा संचार के साथ सरल सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। शुरुआती प्रकोपों की पहचान करने और उन्हें उचित तरीके से ठीक करने के लिए स्वास्थ्य अधिकारियों से संपर्क करना और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ समय पर संवाद। पहला यह है कि हम नियमित रूप से मजबूत बनाने पर काम करते हैं और इमरजेंसी हेल्थ और वॉश सर्विस डिलीवरी। और हम वहाँ क्या करते हैं? हम हाथ धोने के स्टेशन सेट करते हैं, हम शौचालय का निर्माण करते हैं, हम कैंपेन क्लीन अप करते हैं, और जाहिर है कि यह मानव टीकाकरण अभियान के साथ साथ कुछ समुदायों में भी है। हम समुदाय में एक स्वास्थ्य समिति स्थापित करने में मदद करते हैं। लेवल, अगली जगह मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ से 3 उदाहरण शेयर करूंगा, दुनिया भर में 3 अलग अलग देश, और इस दृष्टिकोण ने कैसे रोकने में मदद की है।
और प्रकोप टल गया। पहला वाला इंडोनेशिया से है। यह डेंगू का जल्द पता लगाने के बारे में है, जहां इंडोनेशियाई रेड क्रॉस स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ काम करता है। वहां समुदाय आधारित निगरानी का इस्तेमाल करता है। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम अलर्ट शेयर कर सकते थे और इनमें से 84% अलर्ट थे। नैदानिक रूप से पुष्टि की गई और प्रयोगशाला में 3 मामलों के रूप में पुष्टि की गई। पहचाने गए मामलों को यहाँ रेफर किया गया। स्वास्थ्य सुविधाएं और इससे मौत और प्रकोप टल गए। 2022 में इसे फॉलो करना। इंडोनेशिया सरकार ने समुदाय को अनुमति देने के लिए कानून पारित किया। निगरानी और स्केलेटल आधारित अगला टुकड़ा। अगला उदाहरण गिन्नी से है। और यह वह काम है जो गिनी रेड क्रॉस ने नेशनल वन हेल्थ प्लेटफॉर्म का उपयोग करके काफी हद तक किया है। 540 स्वयंसेवकों ने स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया, समुदाय आधारित निगरानी की और 1022 के बाद से उन्होंने पहचान लिया 79 कुत्ते के काटने और उन्होंने अधिकारियों को उन कुत्तों के काटने की सूचना दी। 18 कुत्तों में रेबीज होने की पुष्टि हुई और फिर पीड़ितों को वह देखभाल मिली जिसकी उन्हें जरूरत थी और तब से किसी की मौत की सूचना नहीं मिली है। डेटाबेस बनाया गया है और इसमें 147 कुत्ते स्थापित किए गए हैं और वे विश्व रेबीज दिवस पर टीकाकरण के लिए बहुत ज्यादा हिस्सा लेते हैं। कुत्ते गिला है। तीसरा उदाहरण केन्या से है और यह एंथ्रेक्स के बारे में है। और यहीं पर केन्याई रेड क्रॉस ने 4 काउंटियों में काम किया है, स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया और जानवरों और उचित चीजों की पहचान की, इन जानवरों का निपटान करना और उन्हें खाना टालना। साथ ही स्वास्थ्य अधिकारियों को सतर्क कर दिया और उन लोगों को रेफर किया जिन्होंने इसका सेवन किया, जानवरों के उत्पाद से लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं तक। इस प्रक्रिया के माध्यम से और इस साल अप्रैल से मई तक उन्होंने मवेशियों का टीकाकरण करने में भी हिस्सा लिया। तो 3600 मवेशियों को टीका लगाया गया और 2000 कुत्तों को भी टीका लगाया गया पहले के मुकाबले अप्रैल से मई तक। जाहिर तौर पर वे वन हेल्थ प्लेटफॉर्म पर करीब से काम करते हैं। अगले प्राधिकारी प्लीज। मेरे पास एक छोटी 32वीं क्लिप है और फिर हम उसे प्रश्नोत्तर के लिए लेते हैं। आगे बढ़ो। क्यों? धन्यवाद। ठीक है। और ये कुछ संसाधन और प्रकाशन हैं जो पूरे समुदाय स्तर पर किए जा रहे काम के बारे में ज्यादा जानकारी है। यह कार्यक्रम और उन 190 देशों में जहां हमारे पास रेड क्रॉस है और समुदायों की सहायता करने वाली रेड क्रिसेंट सोसाइटी आपके ऊपर निर्भर करता है। मारिया, धन्यवाद। धन्यवाद पेट्रा, इस प्रस्तुति के लिए धन्यवाद और अलग अलग देशों के इतने सारे उदाहरण देने के लिए धन्यवाद। लगता है कि उन उदाहरणों को दिखाना असल में दर्शाता है कि आप इस विशाल कार्यबल का इस्तेमाल कैसे करते हैं जो आपके और आपके सहयोगियों के पास है और बहुतों का पालन पोषण किया कई साल। जब मैंने यह वेबिनार सुना, वेबिनार और विषय, मैं तुरंत कंबोडिया में अपने समय पर वापस गया और विलेज एनिमल के बारे में सोचा। स्वास्थ्य कार्यकर्ता और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, और इससे पहले इसे स्वास्थ्य का एकमात्र तरीका भी कहा जाता था। यह काम एक साथ हो रहा था क्योंकि ये स्थानीय व्यक्ति असल में अपने समुदाय को समझते थे। तो आपसे मेरा सवाल उसी से संबंधित है। मान लीजिए, तो आपको सबसे बड़ी ताकत या कमजोरी या चुनौती क्या लगी? स्थानीय व्यक्तियों के मामले में कमजोरी के बजाय आपने इवन से आने वाले किसी भी व्यक्ति से भी ज्यादा जानने के साथ काम किया है। पड़ोसी राज्य या प्रांत वे असल में जानवरों को जानते हैं।
जो वहाँ रहते हैं, और शायद उन पक्षियों की मृत्यु इस साल थोड़ी कम थी या कुछ गड़बड़ थी। आपकी सबसे बड़ी सफलताएं और चुनौतियां क्या रही हैं? समुदायों के साथ काम करने में आईएफसी के साथ। धन्यवाद मारिया, मुझे लगता है कि मैं एक सकारात्मक टिप्पणी के साथ शुरुआत करूंगा। ताकत यह है कि ये स्वयंसेवक और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता वहाँ के भीतर हैं। समुदाय, उन्होंने विश्वास और समुदाय स्थापित किया है। वे वहाँ पहले से मौजूद हैं, महामारी के दौरान और उसके बाद। इसलिए वे सांस्कृतिक, व्यवहारिक और सामाजिक पहलुओं को अच्छी तरह समझते हैं, उनके समाजों और समुदायों के बारे में, और यह अनमोल है। और जब हम हारने की बात करते हैं, जब लोग अपनी आय सृजन और अपने जीवन का स्रोत खो रहे होते हैं, और आपको अधिकारियों के बीच विश्वास होना चाहिए। समुदाय और स्थानीय अभिनेता और समुदाय की प्रमुख हस्तियां व्यक्तिगत और समुदाय को ऑनबोर्डिंग करें, तो यही ताकत है। मेरी राय में यह अनमोल है। अलग अलग मोर्चों पर चुनौतियां हैं। एक एक मुख्य चुनौती यह है कि हमें यह मानना होगा, हम नहीं करते कि सरकारें एक तरीका नहीं अपनाती हैं, तो यह स्वास्थ्य का विषय है। मंत्रालयों के बीच, कृषि और स्वास्थ्य और अन्य मंत्रालयों के बीच एक शांत दृष्टिकोण है, जो जानकारी के एक से अधिक स्रोत बनाता है। समुदाय के इन अभिनेताओं और अधिकारियों के बीच संबंध का एक स्रोत यह एक है। दूसरा यह है कि फाइनेंसिंग का कोई एक तरीका नहीं है इसके लिए, जो आमतौर पर समुदाय के अभिनेताओं के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। और फाइनेंसिंग का तरीका दो स्तरों का है। यह डोनर फाइनेंसिंग है, और डोनर फाइनेंसिंग पर सरकार भी है। हम सभी जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं वे हैं वर्टिकल अप्रोच और बीमारी के लिए विशिष्ट फाइनेंसिंग, जहां हमें एक से ज्यादा खतरनाक नजरिया बनाने की अनुमति नहीं देता है, और इसके लिए बहुत सारी चुनौतियां पेश करता है। हम वॉलंटियर्स को कैसे प्रशिक्षित करते हैं और इन कार्यक्रमों को कैसे बनाते हैं। खंडित होने की वजह से फाइनेंसिंग के बारे में, सरकार के दृष्टिकोण के बारे में एक भी एकीकृत प्लेटफॉर्म नहीं है। यह इन दोनों के बीच एक समान फाइनेंसिंग दृष्टिकोण रखने की अनुमति नहीं देता है। सभी मंत्रालय, जैसा आपने कहा, वैश्विक स्तर पर हमारे बहुत बड़े वॉलंटियर बेस नियर है, लेकिन एक वॉलंटियर बेस पलट गया है, तो जिससे बहुत दबाव पैदा होता है। प्रशिक्षण, शिक्षा के स्तर और स्तर को बनाए रखने के लिए हम पर इस कार्यक्रम की समझ, और यह फाइनेंसिंग घटक से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए हम इस बारे में फंडिंग के पहलू पर वापस जाते हैं। इसलिए एक टिकाऊ वित्तीय संरचना का होना महत्वपूर्ण है, और स्वास्थ्य का एक तरीका जो आखिरी तरीका है वह है कमी है। पर्याप्त पशु स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ साथ सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारियों में से कौन सी चुनौतियां हैं कि वॉलंटियर्स ये अलर्ट्स भेजेंगे और वे कई में जांच की गई कई परिस्थितियां, और यह प्रेरित करती है और अलग कर देना। कभी कभी वॉलंटियर्स इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके अलर्ट बड़े कानों तक जा रहे हैं, तो यह भी कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमेशा हमें रिपोर्ट करते हैं। धन्यवाद पेट्रा, यह सब आपस में जुड़ा हुआ है ना? और अगर आप स्वास्थ्य के लिए एक ही तरीका खोज रहे हैं तो सिर्फ स्वयं सेवा से काम ले। मानव स्वास्थ्य के पहलू पर एक पक्ष और इसका जानवरों के पहलू या वातावरण पर न होना असल में पोष देता है कुछ चुनौतियां, लेकिन वे सभी चुनौतियां मौजूद है, और साथ ही आपने इसमें प्रकाश डाला है। 17 मिलियन वॉलंटियर्स असल में काफी अविश्वसनीय है। अगले स्पीकर के पास जाने से पहले आखिरी त्वरित प्रश्न, क्या समुदायों के साथ संबंधों के मामले में कोविड-19 महामारी है, क्या इससे आपके कर्मचारियों की संख्या बढ़ी है जिसे आप बनाए रख सकते हैं? क्या आपको महामारी से पहले से कोई बदलाव दिख रहा है, और क्या यह कुछ है? बेशक यह फाइनेंसिंग और बहुत सी चीजों पर निर्भर है, लेकिन असल में इसे जारी रखने के लिए क्या करना होगा? बिल्कुल, कोविड ने समुदाय को हर स्तर पर लामबंद कर दिया है। मेरा मतलब है, हमने कहा है कि किसी भी महामारी के लिए जरूरी है पूरा समुदाय, पूरे समाज का दृष्टिकोण। यह हमेशा बातचीत थी, वॉक द वॉक कभी नहीं था। महामारी ने अधिकारियों को इसका इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया, और हमने जाहिर तौर पर 17 मिलियन जुटाए, अगर इससे ज्यादा नहीं। पहले वॉलंटियर बेस में वृद्धि हुई थी 2 साल लाखों, मैं कहूंगा कि हम 14 मिलियन थे, अब हम 17 मिलियन हो गए हैं।
जो जरूरतों को बनाए रखने के बारे में बताता था। यह बहुत हद तक निर्भर है। यह उन कार्यक्रमों की फाइनेंसिंग पर निर्भर करता है जिनके लिए हम सक्षम थे। हम ऐसा कर पाएंगे कि कोविड के पास बहुत सारा फाइनेंसिंग हो और इसलिए कुछ खास बिंदुओं पर तो हमें उम्मीद है कि यह वाला हो। हाँ, बिल्कुल, इसलिए हमें उम्मीद है कि स्वास्थ्य के इस दृष्टिकोण से और भी वित्तीय मदद मिल सकती है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद कि हम बनाए रखते हैं। कम से कम एक निश्चित स्तर सीमा है जिसे हमें बनाए रखना होगा। तो यह एक ऐसी क्षमता है जिसे हम अपनी निगरानी के साथ जारी रखना चाहते हैं। और परीक्षण क्षमता, लेकिन सामुदायिक जुड़ाव और जोखिम संचार के लिए यह कार्यबल और स्वास्थ्य के इस एक दृष्टिकोण का इस्तेमाल करते रहने की जरूरत है। तो पेट्रा, जब तक हो सके रुकें। हमें पता है कि आपको जाना होगा, लेकिन इस सेमिनार में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सुनकर और उनसे सीखकर हमेशा खुशी होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मारिया। और जब मैं उतरता हूँ, टीम में से कोई है जो वहाँ होगा। अगर कोई सवाल और जवाब है तो वे उन्हें ले लेंगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेट्रा। तो हम अपने अगले स्पीकर डॉक्टर के पास जाएंगे। नाइजीरिया से याहिया दिसू, सीडीसी। डॉक्टर दिसू। मैं आपको फ्लोर डॉक्टर देता हूँ, इसलिए हम आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। अगर आपके पास अपना माइक्रोफोन चालू है तो ठीक है, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो सबको गुड मॉर्निंग। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ यह मौका तो नाइजीरिया में है। असल में सवाल है, खैर, एक और। यह अवधारणा जानवरों के बीच बातचीत के परिणामस्वरूप होने वाले मौजूदा और उभरते रुझानों और अवसरों को पहचानती है। मानव प्रकृति की पहल और इस ज्ञान का फायदा उठाने से प्रमुख हितधारक रिश्तों को बढ़ावा देते हैं जो हमारे पर्यावरण की भलाई के जेबों को साझा करते हैं और इंसान। और हमें यह भी समझना होगा कि समुदाय लोगों का एक समूह जो समान भौगोलिक सीमाएं साझा करते हैं, रुचियां, विचारधारा या अभ्यास हमारे लोग हैं। वे पहले से ही जानवरों के साथ बातचीत करते हुए रहते हैं और पर्यावरण, इसलिए हमारे पास पहले से ही एक बेहतरीन समय का हस्तक्षेप है। इस पर विचार नहीं करना चाहिए। वह इंसान जो ताकत का लाभ उठाने के प्रयासों पर जोर देता है और फिर कार्यान्वयन के लिए रूपरेखा के रूप में जानकारी साझा करना। और यही वह है जो हम इंटीरियर का हिस्सा है। और मुझे आपको बीच में लाने के लिए खेद है, डॉक्टर। शायद मैं पूछ सकता हूँ कि क्या आप अपना कैमरा घुमा सकते हैं, क्योंकि हमें आपकी बात सुनने में मुश्किल हो रही है। मैं अपना भी बंद कर दूंगा। हो सकता है कि इससे आपको वापस जाने में मदद मिले। माफ कीजिएगा, यह थोड़ा औपचारिक है, इसलिए हमने रणनीतिक आधार पर कुछ रणनीति दस्तावेज तैयार किए हैं। योजना जिसके बारे में हमारे बहुपक्षीय जोखिम संचार दिशा निर्देश भी हैं। क्या यह तरीका अपनाया गया है? इससे प्रकोपों का जवाब मिल रहा है, खास तौर पर आधारित जटिल स्थिति जहां संघर्ष क्षेत्र होते हैं और आपदाएं भी। मेरे पास किसी भी स्तर पर हमें निष्पादित करने की पूरी क्षमता नहीं है, क्योंकि यह जोखिम संचार के दिशानिर्देशों का ट्रेडिंग मोड नहीं होगा जिसे हम राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेड करने के आदी हैं और अभी हम कर रहे हैं समुदाय स्तर पर। और यह समझना जरूरी है कि हमने सीरिया में जो गोद लिया है सामुदायिक सहभागिता के लिए सूचित किया जाता है। यहाँ तक कि यह कहना कि डेटा समुदाय के आधार पर संदर्भ और तीव्रता को प्रेरित करता है। आधारित विज्ञान हमें बताता है कि बीमारियां जानवरों से इंसानों में कैसे फैलती हैं, यह कैसे होता है और इसके एक अंश के आधार पर हम बीमारी को कैसे रोकते हैं। फिर मानव केंद्रित दृष्टिकोण हमें बताता है कि कैसे मानव वीडियो बीमारी के संचरण को प्रभावित करते हैं, जबकि डेटा से हमें पता चलता है कि कैसी स्थिति है और लोग स्थिति को कैसे देखते हैं। हमने महामारी विज्ञान से जुड़े डेटा दिए हैं, दिखाता है कि क्या हो रहा है, कौन प्रभावित हुआ है, वे कहाँ हैं और उनके जोखिम की धारणा हमें बताती है कि लोग कैसे समझते हैं। और संदर्भ वह लेंस भी जिसके माध्यम से हम इन राजनीतिक, पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक को समझते हैं, टेक्नोलॉजिकल वगैरह। और फिर ठीक है,
एक ऐसा ढांचा है जो हमें बताता है, जिससे हम इस स्थिति को समझ सकते हैं और हमारे अभ्यास को इलाज के साथ भी जोड़े, जहां समुदाय बेशक महामारी समुदाय में शुरू और खत्म होती है। यह वह दिशा है जिस पर समुदाय आधारित है। कितनी जल्दी करना है इस बारे में विज्ञान के बारे में उनकी समझ। इसे शामिल करें ताकि इस स्लाइड की लागत कितनी हो। रिस्क कम्युनिकेशन का कारण कौन सा था और विज्ञान की समझ के बीच के अंतर को कम करने के लिए प्रतिबद्धता है। जैसा कि इस प्रसारण को समझने वाले वैज्ञानिकों और समुदाय के बीच की खाई है, और इसलिए हम नाटक जैसे कई तरीकों के जरिए विज्ञान को समुदाय के स्तर पर लाते हैं। मैसेजिंग, सामग्री और सामग्री वगैरह का उपयोग, और फिर हम समुदाय को नष्ट करने में सक्षम हो जाते हैं। जितना ज्यादा वे स्वामित्व लेने और रोकथाम में नेतृत्व करने में सक्षम होते हैं और रिस्पॉन्स, और फिर वे ऐसा मन केंद्रित दृष्टिकोण से करते हैं। यह समझना कि कुछ महीनों का बीमा कैसे होता है और फिर कैसे देने की उनकी क्षमता। डेटा की व्याख्या करें, उनमें डेटा शामिल होता है और फिर डेटा की व्याख्या भी शामिल होती है, और फिर बेशक आर्थिक कारक जिन पर विचार किया जाता है समितियों द्वारा सिद्धांत रूप में, जिसका हम आमतौर पर मनोवैज्ञानिक मॉडल पर लाभ उठाते हैं। और ये समुदाय को यह समझने में मदद करते हैं कि व्यक्तिगत परिवार से जुड़ा होता है, बड़े पैमाने पर समाज के अन्य लोगों के लिए इलाज की इन रणनीतियों को अनुमति दे। एक बार जब उन्हें यह समझ आ जाता है, तब हमें पता चलता है कि उनके लिए यह आसान है। रोकथाम, समुदाय का नियंत्रण चलाओ। हम नाइजीरिया में स्थानिक लासा ज्वर में लासा बुखार की रोकथाम के लिए मानव केंद्रित डिजाइन का संचालन कर रहे हैं। वह है बौची राज्य और ओंडो राज्य, और एक राज्य भी। फिर हम पर्यावरण की वह स्थिति है जिसके साथ हम समाप्त हो चुके हैं, इसे परिभाषित कर दिया है। हमने कोविड-19 महामारी से सीखने के साथ शुरुआत की थी। टॉप डाउन अप्रोच काम नहीं करता। हमने अब बॉटम अप अप्रोच देखकर शुरुआत की, और हम इसका इस्तेमाल ज्यादा लोगों के लिए भी करते हैं। और तो आउटब्रेक रिस्पॉन्स क्या है? हम इस प्रकोप का जवाब एंथ्रेक्स की तरह दे रहे हैं। देश और नवोन्मेषी हस्तक्षेप, क्या यह संचार शिक्षा के लिए है, जो सैद्धांतिक आधार पर डेटा आधारित पहल है। सहभागी शिक्षा, जहां समुदाय डेटा इकट्ठा करने में शामिल होता है। इसमें मशीन लर्निंग का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो विश्लेषण के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती है, सूचित कार्रवाइयों के लिए डायनामिक डिजाइन प्रदान करने के लिए। तो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है। और इसलिए लोग बता सकते हैं कि पिछले कुछ महीनों में बेसलाइन कैसी है, ताकि हम कर सकें, जानते हैं कि हर समय क्या करना चाहिए। और समुदाय इसमें शामिल है, और यह समुदाय प्रसारण के लिए डैशबोर्ड है, और समुदाय के लिए पूरी तरह से लासा फीवर के लिए। हमारे पास यह दूसरी बीमारियों के लिए है, जैसे डिप्थीरिया। हमें मंकी पॉक्स है, और यह अभी भी पायलट स्टेज पर सक्रिय है। और फिर यह सब इन्फोडेमिक प्रबंधन डेटा के साथ भी मेल खाएगा कि हमें समुदाय से भी मिल रहा है। हम समुदाय के लोग हैं। वो है, अभी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। प्राथमिकता और विकास के आधार पर देश के सभी राज्यों के लिए, प्राथमिकता वाले शहरों के लिए मुख्य संदेश। तो यह नाइजीरिया में एक स्वास्थ्य के लिए मील का पत्थर है। राष्ट्रीय और सभी आयामों से आ रहे हैं। धन्यवाद। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉ. दिसू। हमने आपको पूरी तरह से स्पष्ट रूप से नहीं सुना था, लेकिन संदेश साफ तौर पर आए। स्लाइड्स बहुत मददगार थी। मुझे खास तौर से खुशी है कि आपकी स्लाइड में मानव को शामिल किया गया था। डेटा द्वारा संचालित विज्ञान ने संदर्भ की जानकारी दी और समुदाय के नेतृत्व ने असल में हाइलाइटिंग की। इसलिए इस जटिलता में से बहुत कुछ सिर्फ यह कहने की बात नहीं है कि ऐसा करें या ऐसा न करें। यह असल में उस व्यापक बातचीत के बारे में है। सबूत से प्रेरित होकर शामिल हो।
लेकिन खुद समुदायों द्वारा नेतृत्व किया और कार्यान्वित और अनुकूलित किया गया, जहां असल में कुछ करने के लिए सशक्तिकरण की भावना होती है इन संक्रमणों को होने से रोकना। तो आपको अपने प्रस्तुतिकरण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगले स्पीकर्स करने जा रहा हूं और फिर मैं प्रश्नोत्तर सब साथ में करने जा रहा हूं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैं आपसे इस समय के लिए स्क्रीन शेयर करना बंद करने के लिए कहूँ। मेक्सिको से मैं RMS एरिका मार्सेल के पास जा रहा हूँ। समुदायों के योगदान पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए धन्यवाद। स्वास्थ्य विज्ञान और शोध के एक एजेंडे और शिक्षा रणनीतियों की भूमिका के बारे में आपके ऊपर निर्भर करता है। बहुत बहुत धन्यवाद मारिया, आज यहाँ आपके साथ है। और आयोजन करने वाले सभी आयोजकों को धन्यवाद। मैं सामाजिक और पर्यावरण को शामिल करने की संभावनाओं पर अपने हस्तक्षेप पर ध्यान दूंगा। समुदाय स्तर पर एक ही स्वास्थ्य रणनीति में आयाम। तो स्लाइड करें प्लीज प्लीज। मैं कलिंगा का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैक्सिकन एसोसिएशन फॉर कंजर्वेशन मेडिसिन कौन सा है? रोग पारिस्थितिकी संरक्षण पर एक गैरलाभकारी संगठन कौन सा है? जीव विज्ञान, संरक्षण, दवा और एक स्वास्थ्य किसका? कई ऐसे हैं जिनका मुख्य उद्देश्य इसमें शामिल कारकों को समझना है, बीमारी में उद्भव और दृढ़ता, और इंटीग्रेटेड ह्यूमन एनिमल को बढ़ावा देने के लिए जैव विविधता और पर्यावरण अनुसंधान और पर्यावरण के माध्यम से कल्याण। शिक्षा हमने हाल ही में शुरुआत की थी। अगली स्लाइड प्लीज। हमने हाल ही में सहयोग करना शुरू किया युकेटन प्रायद्वीप दक्षिण पूर्वी मेक्सिको में डोराडो में अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त प्रयोगशाला के साथ, जिसका मतलब पारिस्थितिक तंत्र, जैविक विविधता है, पर्यावास में संशोधन और जोखिम, इमर्जिंग पैथोजेंस डिजीज प्रोजेक्ट। ये प्रयोगशाला दोनों के बीच हुए सहयोग का नतीजा है। इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फ्रांस और नेशनल ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी ऑफ मेक्सिको। और इस प्रोजेक्ट में हम पहचानना चाहते हैं जोखिम, और आप स्लाइड में देख सकते हैं कि हम वन्य जीवों में और वहां भी फैलने वाले रोगजनकों की विशेषता बता रहे हैं, घरेलू जानवर, और हम भी यह पहचानना चाहते हैं कि सिस्टम की संवेदनशीलता संवेदनशील है, यानी और हम मानव विज्ञान संबंधी कारकों की तलाश कर रहे हैं, मानवों के संपर्क में आना और उनमें रोगजनकों के संपर्क में आने की विशेषता। इंसान हम जो खोज रहे हैं वह इस तरह है कि उसकी विशेषताएं क्या है, ऐसा वातावरण जिसके कारण शायद प्रकोप हो सकता है। हम उन्हें तस्वीर में देख सकते हैं। ऊपर ड्राइवॉल में बताया गया है कि हम स्वस्थ रह सकते हैं। तस्वीर के दाहिने हिस्से में समुदाय और हम कर सकते हैं। आपके पास एल समुदाय है जहां आप रह सकते हैं। कुछ ऐसी गतिविधियां जो समुदाय में उस बीमारी को बढ़ावा देना, और साथ ही हम देख रहे हैं या उससे प्रतिक्रिया की तलाश करने के लिए जोखिम कम करने के सर्वोत्तम तरीकों की पहचान करने के लिए जनसंख्या और एक संभावित महामारी एक प्रक्रिया। आमतौर पर वैज्ञानिक और शोध का एजेंडा यही रुक जाता है, खुद को पर्यावरणीय सामाजिक आयामों की पहचान करने और कुछ सुझाव देने तक सीमित रखना। वे जो शायद कैंपेन का नेतृत्व करते हैं या समुदायों के साथ बात करने और उन्हें जाने देने के लिए पता है कि क्या करना चाहिए। हालांकि हमारे लिए यह पर्याप्त नहीं था। हमें विश्वास है कि वास्तविकताओं को बदलने के लिए हमें यह करना होगा, समुदायों के साथ हाथ से हाथ मिलाते हुए। अगली स्लाइड्स। इसलिए हमें सोशल को साथ लाना होगा और समुदाय के लिए पर्यावरणीय आयाम। इसे ध्यान में रखते हुए हमने सामुदायिक वातावरण तैयार करने का फैसला किया। शिक्षा रणनीति अगले साल लागू की जाएगी। शिक्षा, लेकिन शायद आप पूछेंगे कि समुदाय क्यों? अब खैर, क्यों न सिर्फ अनुपालन किया जाए और समस्याओं का समाधान किया जाए, क्योंकि हमें कार्रवाई करने के लिए समुदाय चाहिए।
और इसके लिए हमें एक प्रतिभागी के लिए शिक्षा की जरूरत है। देखभाल, सम्मान पर आधारित 3 सामाजिक क्रियाएं, सहयोग, एकजुटता, दोनों के बीच समानता, सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय वाले लोग और प्रकृति। मेक्सिको में यह बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे पास लंबा समय है, तो इसका लंबा इतिहास। सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय एक ऐसी चीज है जिस पर हमें कब ध्यान देना चाहिए। हम पर्यावरण शिक्षा या स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं, तो हमारा इरादा रास्ता और वैज्ञानिक ज्ञान को सामुदायिक ज्ञान से जोड़ने के लिए, रोकथाम के लिए सामुदायिक योजनाओं की ठोस वास्तविकताओं के आधार पर तैयारियां, उभरती और फिर से उभरती हुई जूनोटिक घटनाओं से प्रतिक्रिया और रिकवरी। अगली स्लाइड प्लीज। वैसे अब तक एल डोराडो प्रोजेक्ट युकेटन प्रायद्वीप के 12 समुदाय में 3 साल से काम कर रहा है, भूमि उपयोग के क्रम में, जिसमें अच्छी तरह से संरक्षित क्षेत्र विविध कृषि शामिल है। महामारी विज्ञान के पर्यावरण के कारण सिस्टम मोनोकल्चर और बीज और सामाजिक स्थितियां। हमने 4 समुदायों के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया, मेरिडेथ, सिमियन, कोवा और ब्लैकमैन, और उनके पास ये जमीन के इस्तेमाल का एक तरीका भी है। यह और इसके लिए है। हम सामुदायिक पर्यावरण शिक्षा को अंजाम देने के लिए इन 4 समुदायों में काम करने जा रहे हैं। रणनीति यहाँ स्लाइड के केंद्र में आप कारक देख सकते हैं जो लोगों के रोगाणुओं से संबंधित संबंध और स्वास्थ्य रोग को प्रभावित करते हैं। समुदायों द्वारा पहचानी जाने वाली प्रक्रियाएं, ये कारक उस आधार को दर्शाते हैं जिसके आधार पर हमें काम करना होगा। सामाजिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों को बदलने के लिए समुदाय के साथ मजबूती से, इससे महामारी फैलने का खतरा बढ़ जाता है। आखिरकार हम कह सकते हैं कि निर्माण में सामुदायिक शिक्षा का नजरिया और समुदाय की रोकथाम की तैयारियों का कार्यान्वयन और रिकवरी प्लान से यह समझने में मदद मिल सकती है किसी खास देश में समाजों और प्रकृति के बीच कॉन्टेक्स्ट की और सामाजिक समस्याओं को पहचानें। जनसंख्या और सहभागिता के समुदाय को बढ़ाने के लिए क्षेत्र प्लान और कैंपेन के लिए और किन चीजों के लिए जो क्षेत्र में प्रचार करते हैं और सामूहिक को बढ़ावा देते हैं। बॉटम अप नीतियां बनाने के लिए कार्रवाई, यह बहुत बहुत जरूरी है। हम सेमिनार की शुरुआत में कह रहे थे और मानव का सम्मान कर रहे थे, राइट टू क्लीन, स्वस्थ और टिकाऊ, लेकिन सबसे बढ़कर सामाजिक स्तर को कम करने के लिए पर्यावरण और आर्थिक स्थितियां जो मानव को खतरे में डालती है। जानवरों और इकोसिस्टम स्वास्थ्य, एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण के तहत जिसका असल में मतलब है रोकथाम। वैसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपके पास वापस जाता हूँ। मारिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एरिका, वह एक बेहतरीन प्रस्तुति और हाइलाइटिंग थी। फिर से दृष्टिकोण, स्वास्थ्य के एक दृष्टिकोण से, मल्टीडिसिप्लिनरी से इससे निपटना कितना महत्वपूर्ण है। इसकी जटिलताओं की तरह आप वैज्ञानिक ज्ञान और सामुदायिक ज्ञान की बात कह रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा, और उन्हें अलग अलग चीजों के रूप में देखा जाता है, लेकिन इन सब को साथ में लिया जाना चाहिए और हम इस पर नजर डालें ताकि हम साथ में लोगों के अनुभव, समुदाय महत्व रखते हैं और असल में उनके साथ सबूत मिलते हैं, आधारित समाधान जो कार्यान्वित करने योग्य और टिकाऊ है। उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं और साथ ही आपकी पिछली स्लाइड्स में से एक, वे इसके बारे में कई अलग अलग कारकों पर प्रकाश डाल रहे हैं। लोग और रोगाणु, हमारे द्वारा साझा किया जाने वाला वातावरण कैसा होता है, चलन में आए और समय के साथ यह कैसे बदलता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने पिछले स्पीकर के पास जा रहा हूं और फिर हम अपने प्रश्नोत्तर पर जाएंगे। मैं आप जो ऑनलाइन हैं उन्हें मैं बस 2 बातें याद दिलाना चाहता हूं। एक तो यह है कि रिकॉर्डिंग में मौजूद सभी प्रस्तुतियों को EPI वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाए। इसके बाद हमें उस पर बहुत सारे सवाल मिलेंगे। अगर हमारे वक्ताओं के लिए आपके कुछ प्रश्न हैं, कृपया प्रश्नोत्तर टैब का इस्तेमाल करें, चैट टैब का नहीं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है जिससे गुजरना और ठीक है।
लेकिन प्रश्नोत्तर का इस्तेमाल करें। हम कुछ सवाल पूछने की कोशिश करेंगे। हमारा समय खत्म हो सकता है, हम यकीनन उन सभी तक नहीं पहुंचेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद एरिका। मैं अपने आखिरी दोस्त ब्रूना खान के पास जा रहा हूँ, बांग्लादेश। वे फ्रेंडशिप एनजीओ की संस्थापक और कार्यकारी निदेशक हैं। हम नहीं हैं। मैं आपको यह जानकारी देता हूँ। हमें जानकारी देने के लिए वन हेल्थ एडवोकेसी के लिए एक कहानी। जागरूकता बढ़ाना, स्वास्थ्य के अवसरों और चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके बारे में संवाद करना आपके ऊपर निर्भर करता है। धन्यवाद। तो जब मैं बात कर रहा हूँ तब मेरे पास यह वीडियो चल रहा है और यह पावर पॉइंट नहीं है। यह सिर्फ एक वीडियो होगा और अगर आप कर सकते हैं इसे शुरू करें। मुझे लगता है कि यह आपके साथ है। अगर आप इसे शुरू कर पाए और मैं बोलूंगा, आप वीडियो देख सकते हैं और मुझे बात करते हुए सुन सकते हैं। इसलिए मैंने वन हेल्थ के साथ काम करना शुरू किया। अब 21 साल हो गए हैं और 21 साल से यह एक चुनौती, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि हम किन क्षेत्रों में काम कर रहे थे। माफ करना, यह वीडियो चल रहा है और इससे शुरू हो रहा है। मुझे नहीं, यह अभी तक चल रहा है, लेकिन मुझे पता है कि मैं कर सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ, मैं बोलना जारी रख सकता हूँ और आप मुझे साफ सुन सकते हैं, है ना? हाँ, हमने आपकी बात साफ सुनी है। ठीक है, ठीक है। मुझे उम्मीद है वीडियो शुरू हो जाएगा क्योंकि मुझे लगता है कि यह एक हिस्सा है। यह पावर पॉइंट नहीं है, लेकिन ऐसा होगा मुझे लगता है। आपको घटनास्थल पर ले आओ। तो 20 साल पहले जब मैंने इसमें काम करना शुरू किया था, मुझे नहीं पता था कि यह एक तरह से स्वास्थ्य संबंधी समाधान होगा। मुझे नहीं पता था कि आप जलवायु के प्रवासियों के साथ काम कर रहे थे, देश में सबसे गरीब और उन क्षेत्रों तक पहुंचने में मुश्किल। लेकिन मुझे पता था कि अगर आपने समग्र तरीके से काम नहीं किया होता, तो एक तरह से मैंने एक तरह से विपरीत से शुरुआत की। जब ज्यादातर लोग स्वास्थ्य का एक तरीका शुरू करते हैं, तब ज्यादातर लोग किससे शुरुआत करते हैं? इसलिए 21 साल पहले मैंने यह सुनिश्चित करना शुरू किया था कि जीवन और समुदाय को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, न कि क्विकसैंड जिस पर वे स्वस्थ वातावरण में खड़े रहें और जहां से वे उड़ान भर सकें। और यह सुनिश्चित करना कि उनके बच्चे बड़े हों, अच्छी तरह से सशक्त बने और सौदा करने में सक्षम हो प्रकृति की जटिलताओं और मानव अधिकारों के साथ। तो यह वह थ्रेड था जिस पर मैंने शुरुआत की और शुरुआत की। इस पर हमें पता था कि हम वहां काम नहीं कर सकते। साइलो। अब यह साइलो किसी संगठन का साइलो नहीं है। साइलो में काम कर रहे हैं क्योंकि वहां कोई अन्य संगठन नहीं था। असल में सरकार के हस्तक्षेप थे, लेकिन प्रभाव बहुत कम हो रहा है क्योंकि वे अभी बहुत दूर थे और ऐसा नहीं था। कुछ हजार लोग, लाखों थे। हमने लगभग 10 मिलियन लोगों के साथ एक लक्ष्य पर काम करना शुरू किया। यह पहला कदम था जो हमने उठाया और हमने शुरुआत की। बेशक मानव स्वास्थ्य सबसे पहले, इसलिए क्योंकि हमें कष्टों को कम करने की जरूरत थी और यह मानव स्वास्थ्य था। तो उस मानव स्वास्थ्य के बारे में वापस आओ, लेकिन मानव स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। हम जानवरों के स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे क्योंकि यह जुड़ा हुआ था। बच्चे नंगे पांव इधर उधर भाग रहे हैं, वैसे हमें वे कितने भी चाहिए। जानवरों को कृमिनाशक दवा की जरूरत होती है ताकि बच्चों को कीड़े न लगे, क्योंकि मैंने बच्चों को कीड़े से मरते हुए पाया। फिर वे क्या खाएंगे? आप जिस कुपोषण से पीड़ित हैं, वे पूरी तरह से कुपोषित थे। उन्हें खुजली थी, 80% से ज्यादा बच्चों को खुजली थी, आपको पता है, और वे कुपोषित हैं। इसलिए उन्हें खाने की जरूरत थी। खाने का मतलब था कि उन्हें जरूरत थी। उन्हें यह समझने और जानने की जरूरत थी कि इससे निपटने का तरीका क्या है। मिट्टी के साथ, जो आपको पता है, हर सिल्क के साथ, हर बाढ़ जो आ सकती है या हर बाढ़ के साथ साल में 4 बार हो सकती है, मिट्टी बदल जाएगी। इसलिए उन्हें मिट्टी के साथ काम करने की जरूरत थी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें मिट्टी से सबसे अच्छा उत्पादन मिलता है। यह एक जटिल इकोसिस्टम था जिसके साथ आप काम कर रहे थे। यह नहीं पता था कि असल में यह डाल पाना है। साथ में आपको पता है, पूरी चीज को एक साथ रखने से तौरतरी के सामने आएंगे। जलवायु प्रवासियों के साथ काम करने और समाधान के साथ काम करने के बारे में। मानव स्वास्थ्य, पौधों के स्वास्थ्य, जानवरों के स्वास्थ्य के लिए एक स्वास्थ्य कौन सा था? पर्यावरणीय स्वास्थ्य और यकीनन प्रदूषण को कम करना, आवाज और हवा की सभी शामिल है। उदाहरण के लिए, जिन नावों का इस्तेमाल किया गया था, हमारे पास अब तक तकनीकें भी हैं
हमारे पास इस बारे में कार्यक्रम और प्रशिक्षण भी है। डीजल इंजनों का उचित रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए, उदाहरण के लिए, हमने इलेक्ट्रिक इंजन चालू किया क्योंकि पूरे इलाके में बिजली नहीं है। तो हम कैसे काम करते हैं? तो मानव स्वास्थ्य का उदाहरण, बच्चों का एपीआई, हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। पूरी बात बहुत ज्यादा थी। यह लाखों लोगों वाला समुदाय था। क्या आप इससे निपटना शुरू करते हैं? तो हमने खामियां भरना शुरू किया। कैसे कमियां हैं? कोई स्वास्थ्य देखभाल नहीं थी। अब लोगों को पता भी नहीं था कि उन्हें ठीक किया जा सकता है। तो इसका मतलब था कि हमें चमत्कार करने की जरूरत थी। एक बच्चे के अर्थ में चमत्कार जो चल नहीं सकता था, उसे चलना शुरू करना पड़ा। एक व्यक्ति जो देख नहीं पाया, उसे करना पड़ा। आपको पता है, और फिस्टुला देखना पड़ा। महिलाओं की समस्याओं ने समाज को बहिष्कृत कर दिया। एक फिस्टुला ऑपरेशन वाली महिलाएं समाज में वापस जा रही है। इसलिए हमारे पास वहां से सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम बनाया गया था। वह आया जो इस तरह बिल्कुल विपरीत था। ज्यादातर एनजीओ काम करते हैं। फिर हम किस जगह से गए थे? सेकेंडरी सिस्टम से लेकर प्राइमरी सिस्टम तक पहले साल। तो पहला साल फिर सेकेंडरी सिस्टम बन गया। दूसरा स्तर सामुदायिक कार्यकर्ता बन गया। आपको पता है, पैरामेडिक्स जिन्हें समुदायों में जाने में सक्षम होना चाहिए और हर व्यक्ति को स्वास्थ्य देखभाल सिखाते हैं। बेशक वे समुदाय के कार्यकर्ता थे। हेल्थ केयर में भी तीसरे टियर में जा रही हैं, जहां हमने सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया और उन्हें जरूरतें थी, और हमें एम हेल्थ के तरीके से पूरे सिस्टम को अपने साथ जोड़ना था ताकि वे सिर्फ हम तक ही नहीं बल्कि सरकारी सिस्टम तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि यही लक्ष्य था कि वे उपलब्ध चीजों तक पहुंच जाएंगे। तब हमें एहसास हुआ कि जब आप दुख सहना आसान कर देते हैं तब क्या होता है। फिर उन्हें शिक्षा की इच्छा होने लगती है, क्योंकि वे अपने बच्चों के लिए आशा चाहते हैं। फिर आप उसे देखना चाहते हैं। आपको पता है, वे जागरूकता चाहते हैं क्योंकि उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। उनके अधिकारों को पाने की कोशिश करने के साथ, और आपको पता है वहाँ बाल विवाह हुए थे, तो बाल विवाह फिर से मानव अधिकारों से जुड़ जाता है। तो आपको पता है, मानव स्वास्थ्य समाधान के अलावा हमने ध्यान में रखा पर्यावरणीय एक स्वास्थ्य समाधान। हमने इसे जानवरों के लिए एक स्वास्थ्य समाधान पर विचार करने के लिए लिया। हमने पैरेलल एड्स का प्रशिक्षण शुरू किया। हम सुरक्षा ले जाने के 4 हस्तक्षेपों से शुरुआत करते हैं: सेवाएं, जागरूकता, मानव अधिकार। हम लोग जो ऐसा करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो वे सामुदायिक चिकित्सक थे। बेशक हमें किसे ट्रेनिंग देनी थी, तब वे शिक्षक थे। असल में वे उस क्षेत्र में शिक्षक नहीं थे, इसलिए हमने एक समुदाय को शिक्षक बनने के लिए प्रशिक्षित किया और शिक्षकों को यह सुनिश्चित करने के लिए लिंक करें कि पर्यावरण पर प्रशिक्षण किया गया हो। पर्यावरण के लिए प्लास्टिक कलेक्शन, वृक्षारोपण और सब्जियों की बागवानी सुनिश्चित करना। आपको पता है, पूरी चीज। और फिर खाना कहाँ से आएगा? सही कृषि सुनिश्चित करने के लिए मृदा परीक्षण। फसलें सही समय पर दी गई थी, और यह एक तरह से फलियां थी। कौन से थे? आपको पता है, जिसे वे क्रॉप साइकिलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। मछुआरे ज्यादा मछली पकड़ने से कैसे रोकें, जो उन क्षेत्रों में भी बहुत मौजूद था जहां मैंग्रोव कटे हुए थे, तटबंध टूट रहे थे, खारा पानी रिस रहा था। हमें बनाने की जरूरत थी। हमने देश में सबसे पहले फ्लड वॉलंटियर्स बनाए थे, देश में पहला पैरालीगल एड्स, देश में सबसे पहले पैरा सोलर टेक्नीशियन, क्योंकि आप वही देते हैं जो आपको पता है। मैंने सोलर पैनल देना बंद कर दिया। बांग्लादेश में 2 या 3 मिलियन से ज्यादा सोलर पैनल है। मैंने सोलर पैनल शुरू किए और बस इसलिए रुक गया क्योंकि 2-3 मिलियन पैनल बैटरी कहाँ है, यह पर्यावरणीय नहीं है। इसलिए हमने सोलर विलेज की शुरुआत की। आपको पता है, आपने कुछ तस्वीरें देखी हैं जिन्हें हमने सोलर विलेज बनाना शुरू किया था। अब हमारे पास कई गांव है जहां जीवन अचानक एक साथ मिलना शुरू किया और अर्थव्यवस्था काम करने लगी। और यह पूरा सार था, यह इसमें काम कर रहा था। यह सुनिश्चित करना कि कोई प्रोजेक्ट काम ना करे, लेकिन समुदाय काम करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढने लगते हैं। और इसका मतलब था कि एक समुदाय काम नहीं कर सकता। साथ में मानव पशुओं के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना। और पता है कि हमारे पास था, लेकिन 2002 में काम शुरू करने के बाद
इसके बाद बांग्लादेश सरकार ने 2008 में बांग्लादेश की मदद की। फिर 2020 में फाउंडेशन के लिए उनके पास एक ही स्थायी स्वास्थ्य था जहां उन्होंने मुख्य काम किया पर्यावरण प्रदूषण की वजह से मुख्य रूप से। हालांकि जब हम अपना एक स्थायी स्वास्थ्य रखते हैं संवाद जो हमारे पास इस साल 2023 में था, साल की शुरुआत में हमने सभी सेक्टर में एकजुटता सुनिश्चित की क्योंकि इसे मैदान में लाने का यही एकमात्र तरीका है। सेक्टरों की एकजुटता लोगों को समझाने से शुरू होती है। आयोजक स्टाफ को यह समझाना कि स्वास्थ्य क्या होता है और फिर टूटना। अंतर मंत्रालयी निकायों को सुनिश्चित करना व्यापक है। सिविल सोसाइटी के एनजीओ ने इसमें स्थापना की। गैर सरकारी संगठन इंटीग्रेटेड मिस के साथ सर्विलांस सिस्टम का निर्माण। जीवाणुरोधी प्रतिरोध से बीमारियां हो सकती हैं जिन्हें जल्दी पहचाना जा सकता है और पर्यावरणीय आपदाओं पर जल्द काबू पाया जा सकता है। और अब मुझे खेद है सरकार को साथ मिलकर काम करने के लिए। तो आपको यह पता है यह बहुत बढ़िया था और मुझे आपसे बात करके दुख हुआ। मुझे कुछ प्रश्नोत्तर के लिए बस कुछ मिनट का समय दिया है। इस बारे में जानकारी देने और सेक्टर के महत्व का उल्लेख करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आज के पूरे दिन सीएसओ की असल में जो महत्वपूर्ण भूमिका देखी है उसका उल्लेख करते हुए और डे आउट देखभाल प्रदान करना और सेवाएं प्रदान करना। और जब यह काम कर रहा था तब वह वीडियो बहुत बढ़िया था, इसलिए जो काम चल रहा था उसमें उस संक्षिप्त विवरण को देखकर बहुत अच्छा लगा। तो प्रश्नोत्तर में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। हम वहाँ हैं जहाँ हम नहीं जा रहे हैं। हमारे पास जाने के लिए समय नहीं होगा। हम कुछ मिनट तक चलेंगे। जब से हमने कुछ मिनट देर से शुरुआत की थी, लेकिन हम एक तरह से समय पर चलते रहने के लिए। तो आप में से जो वक्ता है जो प्रश्नोत्तर में उन सवालों के कुछ जवाब दे सकते हैं, कृपया ऐसा करें। तो मेरे यहाँ कुछ जोड़े हैं जिन्हें मैंने बाहर निकाला है। मैं उन्हें पढ़ने जा रहा हूँ सवाल और मैं इनमें से कुछ के जवाब पाने के लिए इसे पैनल में खोलूंगा। पहला सवाल यह है कि जलवायु परिवर्तन जानवरों में लोगों का प्रवास क्या भूमिका निभाता है। महामारी और महामारी की रोकथाम में बीमारियों को फैलने से रोकने के प्रयासों को बढ़ाने के लिए एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। यह खास तौर से पश्चिम अफ्रीका में कहता है, लेकिन क्या यह दुनिया में हर जगह लागू हो सकता है। खास तौर से कमजोर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों और फंडिंग को देखते हुए यह एक सवाल है जिस पर विचार करना चाहिए। विचार करने के लिए दूसरा सवाल यह है कि हम मानव केंद्रित दृष्टिकोण से दूर कैसे जा सकते हैं। प्रकृति के महत्व और महत्व को बेहतर ढंग से पहचानने के लिए मानव केंद्रित दृष्टिकोण, जानवरों और पर्यावरण के साथ हमारी बातचीत को बदलना। उदाहरण के लिए वन्य जीवों के व्यापार से जुड़ी गहन प्रथाएं। सभी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कृषि पद्धतियों के बारे में बहुत सारे सवाल हैं और महामारी को बेहतर तरीके से रोकने के लिए। मैं एरिका से शुरुआत करने जा रहा हूं। मैं एरिका से शुरू करूंगा यह देखने के लिए कि क्या आप उनमें से किसी एक का जवाब देना चाहते हैं या नहीं, और फिर मैं कुछ अन्य को कॉल करूंगा। जरूर। वैसे हम जो कर रहे हैं उसमें आखिरी सवाल बहुत दिलचस्प है क्योंकि पर्यावरण शिक्षा के साथ समाज की प्रकृति और आगे बढ़ने के बीच संबंधों को बदलने के लिए हम असल में यही खोज रहे हैं। मानवीय दृष्टिकोण के प्रति मानव केंद्रित दृष्टिकोण और दुनिया में अपने आप को समझने के तरीके को बदलें। मतलबी हम हर चीज के बारे में नहीं हैं और हमें असल में यह समझना होगा कि हम पृथ्वी मंडल का हिस्सा है और इसलिए प्रकृति के प्रति हमारा नजरिया बदल रहा है। बहुत बहुत जरूरी है और यह भी इसका एक मुख्य कारण है। पर्यावरण संकट और जलवायु संकट जिसका हम सामना कर रहे हैं। जिस तरह से हम प्रकृति के करीब आते हैं तो यह है कि हम पर्यावरण के साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं। शिक्षा जो सिर्फ उन रिश्तों को बदलने की कोशिश कर रही है और इससे भी प्रभावित होता है सीधे स्वास्थ्य के लिए, सिर्फ इंसान के जानवर और पारिस्थितिक तंत्र स्वास्थ्य। तो मेरे ख्याल से हम बहुत कुछ कर रहे हैं। सामुदायिक पर्यावरण शिक्षा में काम करने के परिणाम बस स्थानीय ज्ञान को शामिल कर रहा हूं और कौन सा बहुत उनके लिए स्वदेशी ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। नजरिया। तो मैं आपको धन्यवाद कहूंगा एरिका। मुझे पूछने दो, शायद आपको उन पर टिप्पणी करने दो और फिर मैं जाऊंगा। मैं बस बहुत जल्दी
मैं कुछ अलग कहना चाहता हूँ। आपको पता है, हम इस दुनिया में हैं और हम सभी इस दुनिया का हिस्सा हैं। इंसान, जानवर, रोगाणु, पौधे। और अगर गहरा सच्चा सम्मान नहीं है इसके लिए, फिर हम सब कुछ छीन रहे हैं और हम उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं। क्या यह ऐसा हो सकता है? सभी अध्ययनों में थोड़ी सी खुशी। हर कोई समझता है, आपको पता है, वैज्ञानिकों से लेकर निर्णय लेने वालों की ओर से, ऐसे व्यक्ति जिन्हें हमें साथ काम करने और साथ रहने के लिए जरूरी है। मुझे लगता है, आपको पता है, फिर जब भी कोई आपदा आती है हम सिर्फ अग्निशमन करते हैं। तो मुझे लगता है कि यह करना जरूरी है। नंबर 1, नंबर 2, फूड चेन अगर यह स्थानीय स्तर पर आधारित है, आपको पता है इससे कब बहुत फर्क पड़ता है, जब यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक स्तर पर आधारित हो। उदाहरण के लिए, मैंग्रोव इलाके में जो लोग उस इकोसिस्टम में हैं, अगर पेड़ों को कोई नुकसान नहीं होता है, हार्वेस्ट द हनी, कैच द क्रैब्स, आपको पता है, या पेड़ों के फल ले लो, इकोसिस्टम बना रहता है और छोटे पेड़ जलाओ लकड़ी के लिए काटे जाते हैं। लेकिन जैसे ही बड़े खिलाड़ी, उदाहरण के लिए, अंदर आए, आपको पता है, फिर पेड़ों को फिर से वापस आने के अलावा काट दिया जाता है, केकड़ों को काटा जाता है, वे फिर वापस नहीं आ सकते। तो फूड चेन में यह है, मुझे लगता है, जिससे हमें निपटना है, जो कि स्थानीयकृत प्रणाली है, जो कि बहुत ही है, और मुझे लगता है कि इसमें गहरा सम्मान है। हम सब इसी ग्रह पर हैं और हमें ग्रह से हर चीज की कटाई नहीं करनी चाहिए। यह एक ऐसी चीज है जिसे हमें अपने अंदर आत्मसात करना होगा। बिल्कुल। और अग्निशमन के बजाय इन चीजों को होने से रोकने के लिए हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसा कि आपने बताया, असल में लक्ष्य है। तो उन टिप्पणियों के लिए धन्यवाद डॉ. आपका दीसु। मुझे बस यह बताना है कि क्या है, क्योंकि मैंने कहा है, मुझे लगता है कि हमें इससे दूर जाना होगा। स्वार्थी विचार जब हम मेरे केंद्रीय दृष्टिकोण को देखते हैं, क्योंकि वर्तमान में आप बीज देख रहे हैं कि पैसे कैसे हो सकते हैं सेव किया गया या सुरक्षित किया गया, और फिर हमें यह देखना शुरू करना होगा कि कैसे मनुष्य का क्षेत्र पर्यावरण से समझौता करने में योगदान देता है, और यह जानवर को प्रभावित करता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि वह जलवायु परिवर्तन होगा। आज देखा गया फैक्टर मानवीय गतिविधियों का नतीजा है। तो आप देखेंगे कि फोकस का केंद्र उन लक्ष्यों के जरिए बदल जाता है। क्या एजुकेशन मैन है, तो वह जो कर रहा है उसका दूसरा निहितार्थ होने पर यह हर किसी को कैसे प्रभावित करता है। मुझे प्रबुद्ध स्वार्थ पता है, फिर से बाहर होने से इनकार किया जाए। मुझे लगता है कि इसे समुदाय के स्तर पर ले जाना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए यह पहले से ही है। अपने कोशिकाओं में रहकर आप उन्हें जानवरों या पर्यावरण से अलग नहीं कर सकते, लेकिन जब हम हस्तक्षेप तैयार करते हैं तो हम आदमी पर ध्यान देते हैं, और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है जिसे बदलने की जरूरत है, और आप वह समग्र दृष्टिकोण देख सकते हैं जिससे फायदा होगा। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर टीम मुझसे कह रही है कि हम और भी कई सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे वेबिनार के बाद भी जितना संभव हो सके, या तो ईपीआई डाइजेस्ट द्वारा या सीधे ईमेल से। इसलिए मैं बस उस संदेश को अपने पास भेजना चाहता था। मैं अपने सभी वक्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ, डॉ. देसु, एरिका माजी, मार्सेल सेंटा, डॉ. रूना खान और पेट्रा खोरी। इससे पहले कि मैं इसे वापस सुप्रिया के पास भेज दूं, टीम सक्रिय सहभागिता के लिए, आपके प्रश्न भेजने के लिए, आज ही शामिल होने के लिए सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद देती है। साफ तौर पर इस महत्वपूर्ण विषय को कवर करने के लिए 1 घंटा पर्याप्त समय नहीं है। यही वजह है कि हम इस तरह के वेबिनार की एक सीरीज कर रहे हैं। लेकिन सगाई के लिए धन्यवाद, इस उत्साह के लिए धन्यवाद, और सबसे जरूरी बात, काम के लिए धन्यवाद। आपके पास वापस जाता हूँ सुप्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मारिया। और हमारे आते ही सभी वक्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद इस वेबिनार के लिए आवंटित समय के अंत तक। और मुझे कहना होगा कि यह असल में बहुत आकर्षक और बहुत ही आकर्षक था। बहुत दिलचस्प। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ बैकग्राउंड के सभी लोग जिन्होंने इस वेबिनार को सफल बनाने के लिए काम किया है। वक्ता बेशक से शुरू करने के लिए मारिया के साथ अद्भुत का उल्लेख किया है, लेकिन मेरे सहयोगी लेटिसिया सेफ्ट भी। वन हेल्थ का नेतृत्व कौन करता है? बेशक मारिया। कौन मार्गदर्शक कौन रहा है और अद्भुत रहा है, और यह सब एक साथ रखना और सभी प्रमुख मुद्दों को एक साथ लाना। ईपीआई टीम वो है प्रिया उमर चंद्रन, अग्नेसी एस्टोरिनो, जियानफेंग लियू।
गैब्रिएला सेंटोसा बट और टिम गुएन सुपरवाइजर और यूनिट हेड, लेकिन सबसे ज्यादा मैं डॉक्टर सिल्वी ब्रायन को चाहूंगा, हमारे निर्देशक, हमारी गाइडिंग लाइट। एपिपेन असल में उसका बच्चा कौन था? वे हमारा मार्गदर्शन करती रही है। यह वह है जो असल में चाहता है सबको इकट्ठा करने और उनसे जुड़ने के लिए। आपको पता है, विज्ञान ने सूचित किया कि समुदाय के नेतृत्व में महामारी के लिए तैयारी की जा रही है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और खासकर सिल्वी को। और आखिर में लेकिन कम से कम उन सभी सहभागियों को धन्यवाद जो हमने सच में देखे थे। आज अमीर लोगों की भागीदारी है और मैं उस बातचीत से देख सकता हूँ लोगों की मुलाकात करने और आगे भी जुड़ने में बहुत दिलचस्पी है। इस पर हम विचार करेंगे और इस पर विचार करेंगे। कृपया ध्यान दें कि कोई भी समूह WHO के नेतृत्व में, इसकी घोषणा WHO द्वारा की जाएगी और हम इस पर विचार करेंगे और देखेंगे कि हम सभी को इकट्ठा कैसे कर सकते हैं। और अंत में आपको प्रस्तुतियों के बारे में बताने के लिए और रिकॉर्डिंग वेबसाइट पर होगी और हम आगे भी करेंगे। हफ्ता प्रैट के जरिए महामारी से जुड़ी तैयारियों के बारे में बात करता है। तो हम आपसे तब मिलने की उम्मीद करते हैं और अगले हफ्ते में हम मारिया से फिर से कोविड-19 के नए वेरिएंट के बारे में बात करेंगे। यह सितंबर के लिए है और अक्टूबर में हम इन्फ्लुएंजा के टीकों के बारे में बात करेंगे और इबोला और मारबर्ग की रोकथाम पर भी। तो मैं आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ। आपकी भागीदारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि आगे बढ़ने के लिए आपकी जरूरतें क्या है और हम निश्चित रूप से उस पर काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।